हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अरविंद मिश्रा। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे ही होंगे और मस्ती करते रहें, साथ साथ पढ़ाई भी करते रहें। तो आज से आप लोग नोट जरूर बनाएंगे और जो मैं बोलता भी रहूंगा नोट्स बनाने के लिए। और साथ ही साथ अगर कहीं से दिक्कत होता है तो आप लोग वीडियो को रोक करके धीरे धीरे करके आप बना सकते हैं। अगर वीडियो साफ नहीं दिखता है तो आप अपने YouTube का जो क्वालिटी है उसको आप बढ़ा कर देख सकते हैं। 360p पर, 280p पर, 480p पर ऐसे करके देख सकते हैं, आपको वीडियो क्लियर दिखेगा। और किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दें। तो चलिए बिना बात किए शुरू करते हैं। पहला जो चैप्टर है आपका वो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है। इसके पहले हमने एक वीडियो और बना रखा है, उसमें हमने साइंस के बारे में बताया है कि विज्ञान क्या होता है, विज्ञान की कितनी शाखाएं होती हैं, इसकी फ्रेंचाइजी कितनी होती हैं, हमारे दैनिक जीवन में विज्ञान क्यों यूज होता है। तो ये सब चीजें हम बता चुके हैं। तो आज से ये पहला चैप्टर आप लोग लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। पहला जो हेडिंग लगाएंगे वह है रासायनिक अभिक्रियाएं। पहला क्या चीज लगाएंगे? रासायनिक अभिक्रिया। चलिए समझते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है। तो हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसे घटना आप देखते हैं, जैसे दूध है, दूध को आप गर्म कर देते हैं, उसके बाद से कुछ समय के बाद रखे रहते हैं तो सही है, फिर अगर लॉन्ग टाइम तक रख देते हैं तो दूध फट जाता है। ठीक, फिर इसी प्रकार से रोटी है तो रोटी कुछ समय के बाद से क्या होती है? सड़ जाती है। आप देखे होंगे कि अगर मान लीजिए बाहर लोहा रखा हुआ है तो लोहे पर जंग लग जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मूर्छा लग जाना, जंग लग जाना। ठीक है, ये सब घटनाएं हम लोग जानते हैं। तो ऐसे जितने भी घटनाएं होती हैं उसी को हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। सबसे अच्छा सा एग्जांपल रासायनिक अभिक्रिया में आप ऐसे समझेंगे कि जब दो या दो लिख सकते हैं, हेडिंग जो लगाए हैं रासायनिक अभिक्रिया में उसमें लिखिए कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर कोई नया पदार्थ बनाते हैं तो इस अभिक्रिया को या इस क्रिया को हम रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक, जैसे ऐसे आप समझें कि जैसे अगर मान लिया जाए कि हमारे पास पानी है, क्या है? पानी है, और इसी तरीके से उसमें हमने क्या मिला दिया? चीनी मिला दिया। ठीक है, क्या मिला दिया? चीनी मिला दिया। तो जब पानी और चीनी को आप मिला देते हैं तो एक चीज बनता है शरबत। ठीक है, क्या बन जाता है? शरबत बन जाता है। जब आप पानी और चीनी को मिलाओ तो क्या बनेगा? शरबत। तो आप दो चीजों को मिलाएं और ये क्या बन गया? शरबत। अब ये भी जरूरी नहीं है कि केवल दो ही चीजों को मिलाया जाए। अरे भाई रस अच्छी तरीके से पीना है तो और इसमें थोड़ा सा नींबू डाल दो ना, और अच्छा हो जाएगा। तो जितने भी चीजें मतलब दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके एक नया पदार्थ बनाते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? शरबत कहते हैं। अच्छा, फिर देखिए इसमें क्या चीज आता है कि एक चीज और भी समझ लेना जरूरी होता है कि रासायनिक अभिक्रिया में पहले आपने क्या समझा कि पानी और चीनी मिलकर शरबत बना रहा है, यानी कि ये हो जाएंगे अभिकारक और ये क्या हो जाएगा? उत्पाद हो जाएगा। और भी समझिए, जैसे आप ये जानते हैं एकदम सिंपल, जैसे अगर मान लो कि हाइड्रोजन है मतलब H2 है और क्या चीज है? Cl2 है। ठीक है, H2 है और क्या है? Cl2 है। ये दोनों मिलकर के HCl बनाते हैं। दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? HCl, यानी कि हाइड्रोजन और क्लोरीन मिल करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाते हैं। अब ये आता है कि इसमें देखिए दो पदार्थ है, क्या क्या है? हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है? HCl बन जाता है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया होगा। और भी देखने लगता है, जैसे अगर मान लीजिए कि NaOH है, NaOH है, मैं इतना ही
आसान एग्जांपल्स बता रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग कक्षा 9 में ये चीजें जरूर पढ़े होंगे कि NaOH को क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो अगर मान लिया जाए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, आप लोग हिंदी लिख सकते हैं नीचे सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है और इसमें मान लो कि आप HCl मिला दिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला दिए। तो जब इन दोनों को आप मिलाओगे तो एक नया चीज बनता है, और वो क्या बनता है आपको पता है कि NaCl बनता है और साथ ही साथ H2O बनता है। आगे आप पढ़ेंगे जब क्षार और अम्ल का अभिक्रिया होता है तो एक लवण बनता है और उसके साथ ही साथ जल बनता है। फिलहाल ये आगे डिटेल्स पढ़ाया जाएगा, अभी के लिए इतना ही कि यह रासायनिक है। इसमें देखिए दो पदार्थ हैं, एक क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड है और दूसरा क्या है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ये दोनों आपस में मिल करके क्या बनाते हैं, NaCl बना रहे हैं। यानी कि ये क्या चीज है, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड, जिसको आप नमक बोलते हो, सोडियम क्लोराइड, और क्या है जल है। तो इसमें ये जो चीज है, ठीक है, ये दोनों चीजें मिल करके ये अलग से जो चीज बना रहे हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और भी समझ सकते हैं, जैसे ऐसे देखिए, अगर मान लो कि यह कार्बन है, क्या है, कार्बन है, और इसके साथ हम ऑक्सीजन मिला दें तो ये दोनों मिलकर के क्या हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गया। तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि दो चीज है, एक क्या है कार्बन है और एक क्या चीज है ऑक्सीजन है। तो दोनों मिलकर के ये कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। अब कुछ लोग सोच रहे हैं सर ये आप तो बहुत आसानी से लिख दे रहे हैं, जब सर हाइड्रोजन का संकेत हमने H पढ़ा है तो फिर आप H2 क्यों लिख रहे हैं, क्लोरीन का संकेत हमने Cl पढ़ा है तो Cl2 क्यों लिख रहे हैं, ये तो सही लिखे हैं, कार्बन तो सही लिखे हैं, C से पढ़ा है। हाँ देखिए बच्चों, जब एक परमाणविक यौगिक होता है तो केवल उसका संकेत लिख दिया जाता है, जैसे हमने C लिख दिया। लेकिन जब दो परमाणविक कोई चीज होता है तो उसके साथ हम H2 जरूर लिखते हैं, जैसे Cl2, F2, I2 और आपका हो गया O2, ठीक है। तो कई तरीके से परमाणु, एक परमाणविक यौगिक, द्वि परमाणविक यौगिक, बहुपरमाणविक यौगिक, ठीक है, बहुपरमाणु। जैसे देखिए इसमें ये बहुपरमाणविक यौगिक है, कैसे पता, क्योंकि इसमें कितने परमाणु हैं, Na एक परमाणु, सोडियम का एक परमाणु, ऑक्सीजन का एक परमाणु और हाइड्रोजन का एक परमाणु, तो इसमें 3 परमाणु है ना। तो जब 2 से अधिक परमाणु आते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, बहुपरमाणविक यौगिक कहते हैं। तो यह बहुपरमाणविक यौगिक है। और H2 में कितने अणु हमने लिया, 2, तो यह क्या होता है, द्विपरमाणविक यौगिक होता है। इसी तरीके से यह कार्बन में हमने केवल एक परमाणु लिया है तो इसमें एक ही, इस उम्मीद, ये सब आपने 9 में पढ़ करके आए हैं। तो ये चीज हो गया। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे अभिक्रियाएं जो आप लोग जानते हैं। जैसे एक चीज और भी हम बताना है, ये जैसे देखो चूना, हम लोगों के घर पे अगर मान लिया जाए कि रंगाई पोताई करना है तो हम लोग चूना लाते थे। होता क्या है, आजकल तो बहुत चल गया है, ये क्या बोलते हैं, पुट्टी चल गया, सब मौसम पता नहीं क्या क्या चलता है, लोग कर लेते हैं जल्दी से। लेकिन पहले क्या होता था कि चूना लाते थे, उसको नादा में या कहीं भी हम लोग भिगोते थे, पहले उसको पानी में डालते थे। डालने के बाद से बड़ा एक चीज देखने को मिलता था कि जब हम ऐसे लाते थे ना, जो चूना हम लाते थे CaCO3 होता था, इसको खड़िया भी बोलते हैं, जो चूना हम लोग लाते थे। अब इसमें इसको हम लोग किस में डाल देते थे, पानी में डाल देते थे। किसमें, पानी में डाल दिए। अब देखो बस रिएक्शन क्या है, समीकरण का मतलब क्या है कि जो क्रियाएं हो रही हैं उसी को आप ऐसे लिखो ना। अब देखो CaCO3 हो गया और प्लस का क्या हो गया, H2 हो गया। अब ये हो जाएगा, ये जब मिलता था तो ये बना लेता था CaOH का होल ट्वाइस, और क्या चीज निकलता था, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती थी। इस तरीके से अब बैलेंस भी करना है। देखिए इधर Ca कितना, कैल्शियम का 1 है तो इधर भी कैल्शियम 1 है। C इधर कितना है, 1 है तो इधर भी C 1 है। फिर ऑक्सीजन देखो कितना है, ऑक्सीजन यहाँ 3 है और यहाँ क्या है 1, तो इधर कितना है 4, और इधर ऑक्सीजन यहाँ 2, और इसका मल्टीपल करोगे तो 2, ऑक्सीजन भी सही है। हाइड्रोजन इधर कितना 2, तो हाइड्रोजन यहाँ भी 2 है। तो ये जो होता है वो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। तो आप लोग रासायनिक अभिक्रिया में लिख सकते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक
पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं तो इस क्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और एग्जाम्पल के रूप में आप लोग इन सब चीजों को लिख सकते हैं। ये सभी के सभी क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। ठीक, अच्छा एक चीज और भी आता है कि इसमें एक और चीज पूछा जाता है कि अभिकारक एक पूछा जाता है आपसे, और एक होता है उत्पाद। ठीक है, क्या होता है, अभिकारक और उत्पाद। तो आप लोग हेडिंग लगाएंगे क्या चीज कि अभिकारक एवं उत्पाद। ठीक है, ये देखिए क्या होता है अभिकारक। जैसे अभी हमने बताया आपको कि अगर H2 है और Cl2 है तो ये मिलकर के क्या बना लेता है, HCl बना लेता है। तो किसी आप लिख सकते हैं अभिकारक में, आप लोग लिखेंगे हेडिंग लगाएं अभिकारक और उसमें लिखें कि रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं, तथा रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो नया पदार्थ बनता है उसको हम उत्पाद कहते हैं। ठीक है, जैसे इस अभिक्रिया के लिए देखा जाए, एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो जैसे हाइड्रोजन है और Cl2 है, ये मिलकर के HCl बना ले रहा है। इसको आप लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन, और ये इसको क्या बोलते हैं, क्लोरीन। मिलकर के क्या बनाता है, हाइड्रोक्लोराइड, या ऐसे कर सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो अब देखिए, अब ये आपको पता है कि H2 और Cl2 पहले पदार्थ क्या है, हाइड्रोजन और क्लोरीन है ना, तो ये दोनों मिल करके क्या बनाता है, HCl। तो इसमें जो अभिकारक है, इस अभिक्रिया के लिए जो अभिकारक होगा वह क्या हो जाएगा, H2 व Cl2 अभिकारक है। और पूछा कि उत्पाद क्या है, तो आप बताएंगे ये जो HCl है, इसको हम क्या बोलेंगे, उत्पाद बोलेंगे। तो मतलब जो पदार्थ आपस में मिलते हैं, मिल करके कोई नई चीज बनाते हैं, तो उसको हम अभिकारक कहेंगे, मतलब अभिक्रिया करने वाला। और जो चीज बन जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। अच्छा एक और एग्जांपल बताया इसका, एक और भी, चलो गर्मी है, गर्मी में रस पिलाते हैं, आप लोगों को शरबत पिलाते हैं। जैसे अभी देखो जी, ये मान लिया गया कि ये क्या है, पानी है, पानी में आपने क्या मिला दिया, चीनी, और बन क्या गया, शरबत। अब करना क्या है, बस पीना रह गया, यही। अच्छा अब देखो जी, इसमें ये दो जो चीजें हैं, ये और क्या, चीनी, इसको आप बोलोगे अभिकारक। ठीक ना, ये क्या है, अभिकारक। और जो चीज बन गया और इसको जो चीज बन जाता है उसको क्या बोलते हैं, उत्पाद, मतलब प्रोडक्ट, रिएक्टेंट, और इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो चीजें जैसे अभी हमने बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा कब, जब कार्बन का ऑक्सीजन से क्रिया कराओगे। तो कार्बन और ऑक्सीजन दो चीजें मिल रहे हैं तो इसको अभिकारक बोलोगे। अब बन क्या रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए उत्पाद क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। तो अब हमारा जो हेडिंग है वह है रासायनिक समीकरण। ठीक है ना, इसको हम मिटाएंगे और अब क्या हम लिखेंगे, रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण कुछ नहीं है, जिस तरीके से हम इसको बोल रहे हैं उस, यहां पहले हेडिंग लगाएंगे रासायनिक समीकरण। ठीक है, क्या चीज, रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। अब ये देखिए रासायनिक समीकरण क्या है, जैसे हम ये इस चीज को ये बोलते हैं ना कि हमने ऐसे बोला कि हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, दोनों को आपस में मिला दिया जाए तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन जाएगा। पानी है, शरबत है, सॉरी पानी है, चीनी है, नींबू है, नमक भी डाल दो, नमक है, मिला दो तो शरबत बन जाएगा। तो इतना चीजें हमको कहनी पड़ रही हैं, ठीक है, इतनी चीजों को कहना पड़ रहा है ना, तो इसको संकेत भाषा में हम एक समीकरण के द्वारा प्रदर्शित करते हैं जिसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। अभी तक जितने भी मैंने एग्जांपल दिया ऐसे लिख रहा था ना, वो सभी के सभी क्या होते हैं, रासायनिक समीकरण होते हैं। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहें तो इसमें लिखेंगे रासायनिक समीकरण में, पेन उठाइए और लिखिए रासायनिक अभिक्रिया को
संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए एक समीकरण का उपयोग करते हैं जिसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। फिर से क्या कि फिर से आप लोग लिखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त में लिखने के लिए एक समीकरण का उपयोग करते हैं जिसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब रासायनिक समीकरण में क्या चीज है, जैसे देखिए एक आता है कि अभी हमने ऐसे भी आप समझ सकते हैं, जैसे अगर हम कह दें कि कार्बन, क्या चीज यहां कह दें कार्बन, ठीक, और यहां लिख दें ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन दोनों मिल करके क्या बना लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। यहां आप लिखेंगे ये क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा। तो बस अब या तो आप ऐसे बोलो, आराम से बोलो कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो इतना बोलने की आपको जरूरत नहीं है, रासायनिक समीकरण इसका आप लिखो और क्या लिखोगे कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन। तो इसका मतलब हो गया कि कार्बन में जब ऑक्सीजन ऐड करोगे ना तो ये क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। लेकिन रुको, अभी इससे भी आसान है रासायनिक समीकरण ना, इससे भी आसान है। एक आता है एनसीईआरटी में लिखा होता है रासायनिक समीकरण लिखना, एक हेडिंग होगा उसमें कि रासायनिक समीकरण लिखना। तो अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, रासायनिक समीकरण को लिखा कैसे जाता है, बस इसी का संकेत रूप में आप लिख दो तो उसी को रासायनिक समीकरण का लिखना हो गया। जैसे अब ये हमको इतना जरूरत नहीं है, कार्बन इतना लिखने की जरूरत नहीं है। कार्बन का संकेत क्या होता है, सी होता है, ऑक्सीजन का संकेत ओ, लेकिन द्विपरमाणविक यौगिक है इसलिए हम क्या लिख देंगे, O2 लिख देंगे। और बन गया क्या कार्बन डाइऑक्साइड, सी और O2 मिलकर के क्या बना लिया, CO2। बस ये रासायनिक समीकरण है, ठीक है ना, ये क्या है, रासायनिक समीकरण है। तो रासायनिक समीकरण लिखने के लिए हम क्या करते हैं कि हमको ये पता होता है कि जब क्या क्या चीज मिलाया जाएगा तो कौन सा चीज बन जाएगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम बस उसका संकेत लिख देते हैं, ठीक है, संकेत। जैसे अगर मान लिया जाए हम ये आपसे कहें कि मैग्नीशियम और क्या ऑक्सीजन, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का समीकरण लिखो। अगर दोनों को मिला दिया जाए तो समीकरण लिखो, तो आप इतना नहीं लिखोगे कि जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, नहीं। आप क्या कर दो कि आप लिखो, यहां क्या लिख दीजिए Mg, ठीक है, और क्या मिला रहे हो इसमें ये कैपिटल एम होगा ना, Mg प्लस क्या चीज ऑक्सीजन मिला रहे हो। ऑक्सीजन अकेले जहां भी लिखना हो बच्चों वहां हम O2 ही लिखते हैं, क्लोरीन को जहां अकेला लिखना हो Cl2 लिखते हैं। तो ये सब चीजें आपको पढ़ते पढ़ते आएगा। तो ये देखिए मैग्नीशियम, और ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को आप जब मिला दोगे तो क्या बन जाता है, ये हो जाता है MgO, ठीक है। ये क्या चीज, इसको क्या बोलते हो, ये हो गया मैग्नीशियम, ठीक है, ये मैग्नीशियम। ऑक्सीजन का संकेत तो क्या हो गया, ऑक्सीजन, और MgO को क्या बोलते हो, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है ना। तो ये हो गया रासायनिक समीकरण। अच्छा, फिर और भी आप जैसे अगर हम ये कह दें, जैसे अगर हम ये कह देते हैं, ऐसे देखते हैं, जैसे इसी को हम ये कह दें, मान लो कह देते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या बोल रहे हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम किस में मिला दें, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, गलत हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में मिला दो तो क्या क्या बन जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में मिलाओगे ना तो यह बन जाएगा सोडियम क्लोराइड। क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड बन जाता है, और साथ ही साथ क्या बनता है, जल बनता है। तो अब हमको इतना लिखना पड़ा, टाइम भी लगा ना, कि सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और गिब्स क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड। आपको पता होना चाहिए इसको क्या पढ़ते हैं, गिब्स पढ़ते हैं।
और इस गिब्स के एक चीज और ध्यान करो, इस गिब्स के जो बाएं तरफ होता है ना, इधर जो बाएं तरफ होता है इसको बोलते हैं अभिकारक, और जो दाहिने तरफ होता है इसको हम क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। ऐसे भी समझ सकते हो, अभिकारक और उत्पाद। पूछे इसमें अभिकारक क्या है, तो आप ये और ये यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या हो जाएगा, अभिकारक, और सोडियम क्लोराइड और जल क्या चीज हो जाएगा, उत्पाद हो जाएगा। अब देखो जी, इसको हमको इतना लिखना पड़ा, लेकिन जब रासायनिक समीकरण लिखने की बात आएगी तो हम ऐसे लिखेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र को पता है क्या, कि NaOH, ठीक, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो होता है वो क्या होता है, HCl होता है। और क्या बन गया, ये हो गया सोडियम क्लोराइड प्लस जल, तो सोडियम क्लोराइड का सूत्र NaCl हो गया, और प्लस जल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, H2O हो गया। अब बैलेंस का, अच्छा अभी आगे मैं पढ़ाऊंगा अभी कि बैलेंस संतुलित होना है, मतलब ये समीकरण संतुलित होना के लिए इसमें देखते चला, Na एक है, Na एक है, ऑक्सीजन इधर एक है तो ऑक्सीजन इधर भी एक है, हाइड्रोजन इधर कितना है, एक यहाँ दो है, तो यहाँ भी हाइड्रोजन दो है, क्लोरीन इधर एक है तो क्लोरीन इधर भी एक है। यानी कि अब देखो, या तो हम इतना लिखें, ठीक है, या फिर इसको शॉर्टकट में अगर समीकरण लिखना है तो बस क्या कर देते हैं ऐसे। तो ये जो है इसी को हम क्या कहते हैं कि रासायनिक समीकरण का लिखना, मतलब रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाता है, तो ये ऐसे लिखा जाता है। और रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, तो हमने बताया कि ऐसे लिख सकते हो कि वह समीकरण जिससे हमें यह पता चलता है कि दो अभिकारक मिलकर के कौन सा उत्पाद बना सकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है ना। अच्छा, और भी एक चीज और भी आता है, अब आप लोग हेडिंग लगाएंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, क्या हेडिंग लगाएंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण। हो गया, तो हेडिंग लगाएंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। अब ये पहले दो चीज में हम कवर करेंगे, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आपको सिखाया जाएगा, और एक क्या, संतुलित रासायनिक समीकरण। तो पहले हेडिंग लगाएंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। स्टूडेंट, अब ये हम बात करते हैं ये संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो संतुलित कोई भी रासायनिक समीकरण तब संतुलित होता है जब रासायनिक समीकरण के दाएं पक्ष और बाएं पक्ष में परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। यानी कि अभिकारकों में उपस्थित परमाणु जितने होते हैं उतने ही परमाणु उत्पाद में भी हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण बोलते हैं, और संतुलित रासायनिक समीकरण बोलते हैं। एक चीज और यह आता है कि ये जो रासायनिक समीकरण है वह संतुलित क्यों होने चाहिए। तो देखिए, हम लोगों ने कक्षा 9 में पढ़ करके आया है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। तो यानी कि जितने अभिकारक हैं वही मिलकर के उत्पाद भी बनाएंगे। जैसे अगर हम कह दें कि 1 किलो पानी है, ठीक है, 1 किलो पानी है और 200 ग्राम चीनी है। 1 किलो पानी है, 200 ग्राम क्या है, चीनी है। तो ये दोनों अभिकारक हो गए, तो टोटल अभिकारक का जो द्रव्यमान हो गया वह 1 किलो 200 ग्राम हो गया। भाई 1 किलो पानी 200 ग्राम चीनी, तो 1 किलो 200 ग्राम क्या हो गया, अभिकारक हो गया। तो हमारा जो उत्पाद बनेगा, जो भी चीज बनेगा वह 1 किलो 200 ग्राम का ही बनेगा। जैसे जो शरबत बनेगा ना, तो उसका वजन कितना होना चाहिए, 1 किलो 200 ग्राम होना चाहिए। तो इसलिए बच्चों, रासायनिक समीकरण में अभिकारकों का जो द्रव्यमान होना चाहिए, यानी कि परमाणुओं की संख्या होनी चाहिए, वही उत्पादों का भी होना चाहिए, उसी को हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देखा जाए, अगर हम यहां से आप देख सकते हैं, जैसे अगर मान लिया जाए कि ये देखो ऐसे, इसको हमने ऐसे कर दिया क्या चीज की, ये जैसे कार्बन है और क्या चीज, ऑक्सीजन मिला करके हमने बना दिया CO2। तो ये संतुलित समीकरण होगा, संतुलित समीकरण है। क्यों, क्योंकि इधर कार्बन कितना है, 1 है, ऐसे समझो ना, इधर कार्बन कितना है, 1 है, और ऑक्सीजन क्या है, 2 है। यहां पर ऑक्सीजन कितना है, 2 है। और इधर अब जो उत्पाद हमारा बन रहा है, इस गिब्स के दाहिने तरफ जो बन रहा है, उधर भी देखो कार्बन 1, इधर भी 1 है तो इधर भी 1 है, ऑक्सीजन इधर कितना, 2, तो ऑक्सीजन इधर भी 2। तो ये क्या हो गया, संतुलित समीकरण है। अच्छा, और भी इसी तरीके से अभी एग्जांपल समझा जाए, तो जैसे अगर मान लिया जाए कि हम कह दें, ये देखो हाइड्रोजन और
क्लोरीन मिल करके क्या बनाते हैं, HCl बनाता है। ठीक है, ये क्या बनाता है, HCl बनाता है। तो यह भी सही है। ठीक है, देखिए इसको पूछे संतुलित है कि नहीं है, तो आप बोलोगे ये सही है। क्यों? क्योंकि इधर भी हाइड्रोजन का क्या है, एक परमाणु है, और क्लोरीन का भी एक परमाणु, इधर भी हाइड्रोजन का एक परमाणु और क्लोरीन का एक परमाणु। लेकिन अभी हमने बताया जो लिखने का तरीका होता है वह जो दो परमाणु के यौगिक होते हैं वह हाइड्रोजन को हमेशा H2 और क्लोरीन को हमेशा क्या लिखते हैं, Cl2 लिखते हैं। अब पूछें ये बताओ ये रासायनिक समीकरण संतुलित है कि नहीं है, तो आपका आंसर आएगा यह संतुलित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हाइड्रोजन इधर कितना है, 2 है, और इधर क्लोरीन कितना है, 2 है, तो और इधर हाइड्रोजन कितना है, 1 है, और क्लोरीन भी 1 है। इसलिए यह जो है यह संतुलित समीकरण नहीं है, जबकि ये वाला संतुलित समीकरण है। इसी तरह और भी एक एग्जांपल देखा जाए संतुलित समीकरण, NaOH है और क्या है, HCl है, ये मिल करके क्या बनाते हैं, NaCl प्लस पानी H2O में। अब देखो ये पूछा जाए कि संतुलित समीकरण है कि नहीं है, तो आपका आंसर क्या होगा, कैसे हम करेंगे, पता करेंगे कि यह संतुलित समीकरण है कि नहीं। मैं भी बताया, आप परमाणुओं की संख्या को काउंट कर लो, दोनों तरफ जितने भी परमाणु हैं तो गिब्स के दोनों तरफ यानी कि अभिकारक के तरफ भी और उत्पाद के तरफ भी परमाणुओं की संख्या सेम होनी चाहिए। अब देखो ये क्या होगा, जैसे सोडियम पूछे कितना है तो आप बताओगे 1 है, ऑक्सीजन कितना, 1 है। अच्छा एक एक की बात करो, इधर सोडियम कितना है, 1 है, इधर भी सोडियम 1 है, और कहीं नहीं है, चलो सोडियम बैलेंस में है। ऑक्सीजन इधर कितना है, 1, और कहीं नहीं है, 1 है, और इधर भी ऑक्सीजन कितना है, 1 है। हाइड्रोजन इधर कितना है, देखो 1 यहां है और 1 यहां है, तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई, तो इधर भी 2 होना चाहिए, तो इधर भी देखो हाइड्रोजन 2 है, यहां लिखा हुआ है ना 2, तो ये हाइड्रोजन 2 हो गया। अब क्या बचा, क्लोरीन, क्लोरीन देखो इधर कितना है, 1 है, तो इधर भी कितना है, 1 है, तो यानी कि ये वाला जो होगा ये क्या चीज हो जाएगा, ये संतुलित रासायनिक समीकरण है, क्योंकि दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान है। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह समझ में आ गया होगा कि संतुलित समीकरण क्या होता है और असंतुलित समीकरण क्या होता है। अब एक चीज ये आता है कि अगर मान लिया जाए हमको ये पता चल जाएगा कि कोई संतुलित समीकरण है तब तो ठीक है, अगर असंतुलित समीकरण है तो उसको हम कैसे संतुलित करते हैं या कैसे बैलेंस करते हैं उसको अब हम लोग सीखेंगे। तो हेडिंग लगाइए, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। अब ये आता है ना कि रासायनिक समीकरण को एनसीईआरटी ने 7 स्टेप दे रखा है, ठीक है, 7 स्टेप दे रखा है कि कैसे कैसे किया जाता है। लेकिन बस आपको मैंने जो तरीका बताया अभी फिर भी बताऊंगा क्या कि आप ये देखेंगे कि जो अभिकारक है उसमें परमाणुओं की संख्या जो है उत्पाद में परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है। यानी कि ये जो रासायनिक समीकरण होती है ना वह कंजर्वेशन ऑफ मास का यूज होता है और ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करती हैं, यानी कि दोनों तरफ द्रव्यमान बराबर। अच्छा, द्रव्यमान कैसे बराबर होगा, परमाणुओं की संख्या बराबर होगी। तो चलिए एक हम लोग लगाते हैं, जैसे आपसे इसको हम सिखाएंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, अपने हिसाब से सिखाएंगे। जैसे हम सभी को यह पता है कि अगर मान लिया जाए कि लोहा है, ठीक है, क्या है, लोहा, लोहा का मतलब आयरन ना, तो ये क्या होता है, Fe है। अगर इस Fe में आप क्या कर देते हो, H2O, जैसे कहीं मान लो लोहा पड़ा हुआ है और उस पे हल्का सा पानी या नमी आ गया तो उस पे जंग लग जाता है, ठीक है, उस पे क्या लग जाता है, जंग लग जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, फेरस ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड का मतलब क्या, Fe3O4, और साथ ही साथ ये Fe3O4 यानी कि जंग तो लगता ही लगता है, साथ ही साथ हाइड्रोजन भी निकलता है। क्या निकलता है, हाइड्रोजन भी निकलता है, H2O। तो देखो हमने ये लिखा कि बस लोहा है यानी कि आयरन है, आयरन पे जल या जलवाष्प कर दिया गया तो क्या बन जाता है, ये फेरिक ऑक्साइड बना लिया, फेरस ऑक्साइड बना लिया, और क्या चीज हो गया, H2 बना लिया। अब अगर हम पूछे ये बता दो कि यह संतुलित रासायनिक समीकरण है कि नहीं है, तो चलिए चेक किया जाए। तो चेक करेंगे तो इधर Fe कितना, 1, और इधर Fe कितना,
3। पहले तो जान गए अब ये रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ Fe का वैल्यू बराबर होना चाहिए। हाइड्रोजन इधर कितना है जी, 2 है, और इधर कितना 2, ठीक है, हाइड्रोजन तो सेम है। ऑक्सीजन इधर कितना 1, इधर कितना 4। अब से समझो जी, इधर Fe जो है ऐसे ऊपर लिख लो, देखो Fe इधर कितना है 1 है, और इधर Fe कितना है 3 है, देख लो यहां से। अच्छा, हाइड्रोजन इधर कितना है 2 है, ठीक है, और इधर कितना है हाइड्रोजन है 2 है। चलो ये तो बैलेंस है जी। ऑक्सीजन इधर कितना है 1 है, और ऑक्सीजन इधर कितना है 4 है। तो अब देख रहे हो कि यह बैलेंस नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है। अच्छा, आप ऐसी भी समझ सकते हो, देखो इधर कितना है, जोड़ो, सभी को जोड़ो, 1 और 2 3 और 1 कितना 4। टोटल की अगर बात करोगे तो परमाणु कितने हैं 4, और इधर टोटल परमाणु जोड़ो तो 3 और ये 4, तो 4 और 3 7, 7 और 2 9। तो इधर जो टोटल परमाणुओं की संख्या है वह केवल 4 है, और इधर कितना आ जा रहा है 4 3 7 और 2 9। इधर जो परमाणुओं की संख्या आ रही है वह कितना 4 है। देखो इसे जोड़ो ना, 1 2 1। अच्छा, और इधर जो परमाणु है, इधर पूछा तो 3 4 7 2 9 है। अब मैं बोलता हूं कि रासायनिक समीकरण जो संतुलित होगा उसमें परमाणुओं की संख्या समान होगी, तो अर्थात यह जो है वह रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं है। अब ये आता है कि इसको संतुलित कैसे करें, ठीक है, मेन पॉइंट, इसको संतुलित कैसे करें। तो पहले तो आपको चेक करने आना चाहिए कि है ये संतुलित समीकरण है कि नहीं, आपने सीखा। अब संतुलित समीकरण को चलो चेक करते हैं कि यह कैसे होगा। सुनो जी, थोड़ा सा इसमें रफिंग कर लो, वो जो 7 स्टेप बताए हैं उसमें बहुत टाइम लगेगा, आप लोग रफिंग भी कर सकते हो। फाइनली आप इस आता है एक समीकरण, जैसे इसी समीकरण को दे देगा और दे देगा कि इस समीकरण को संतुलित करके लिखिए या संतुलित समीकरण लिखिए। तो यह असंतुलित समीकरण संतुलित कैसे होगा, देखो इधर Fe कितना है 1 है, इधर Fe कितना 3, तो इधर 3 Fe बनाने के लिए आप गलती से यहाँ 3 मत कर देना। जब भी हमको करना होता है तो हम गुणा करते हैं और यहां लिखते हैं, ठीक है ना, 3 यहां लिखते हैं। ध्यान में ये बात रहे कि हम यहां नहीं लिखते, ये हमेशा कहां उसके बगल में लिखेंगे। तो 3 चलो इधर 3 हो गया, तो इधर भी 3 हो गया। अब सुनो, ऑक्सीजन इधर कितना है 4 है, और इधर ऑक्सीजन कितना है 1 है। तो 1 में जब 4 का गुणा करोगे तब ना 4 होगा। तो अगर हम यहाँ 4 का गुणा कर दें, एक मिनट यहां से लिखते हैं, ये देखो जी, ये Fe है प्लस क्या चीज है H2O है, और ये क्या चीज है Fe3O4 प्लस H2। इसको ये यहां तक हमने लिखा 3, ऑक्सीजन इधर 4 है, तो यहाँ किसका, जिसमें ऑक्सीजन है उसमें गुणा करोगे, ऑक्सीजन अब 4 हो गया, ठीक है। ये 4 का गुणा इसमें भी होता है और इसमें भी होता है। अच्छा, यहां तक तो समझ में आ गया। अब देखो इधर हाइड्रोजन कितना है 2 है, हाइड्रोजन कितना है 2 है, और अब इधर हाइड्रोजन कितना हो गया 4 हो गया। कैसे पता, क्योंकि है जो 4 का गुणा किए हो ये हाइड्रोजन में भी तो हो जाएगा, ऑक्सीजन में तो हो गया, किया तो 4 ऑक्सीजन बन गया, बैलेंस हो गया। लेकिन यह जब 4 का मल्टीपल करते हो तो इसमें भी होता है, और ये कैसे जानेंगे कितना हाइड्रोजन हो गया, तो जितना यहाँ परमाणु रहता है ना उसका आप यहाँ मल्टीपल कर दो, तो 4 गुनी कितना हो गया 8, यानी कि इधर जो हाइड्रोजन हो गया वो हो गया 8, इधर हाइड्रोजन अभी कितना हो गया 2 है। तो इसमें हम किसका गुणा कर दे 4 का, तो अगर आप 4 का गुणा कर दोगे ना तो यह किसमें बदल जाएगा, ये किसमें बदल गया, पूरा हो गया ये संतुलित समीकरण, बस एक लाइन में। बस कभी कभी होगा, अगर दिक्कत आती है तो आप रफिंग भी कर सकते हो, कुछ ऐसे भी चीजें, बाकी स्टेप भी आप लोग किताब से भी पढ़ सकते हैं। तो ये देखिए, अब इधर आप जोड़ोगे तो टोटल जो परमाणु होगा, ये इधर Fe कितना 3, इधर भी Fe कितना 3, इधर हाइड्रोजन कितना 2, यहाँ 4, यहाँ तो 6 नहीं होता है, गुणा करते हैं, 4 दूनी 8 हो गया। तो इधर भी देखो हाइड्रोजन ये 4 दूनी 8 हो गया। ऑक्सीजन इधर कितना है, ऑक्सीजन जो है वह 4 है, और यहाँ भी ऑक्सीजन 4 है। अब एक देखते हैं कि हमारा समीकरण सही हुआ कि नहीं। देखो बिल्कुल सही होगा। इधर जो परमाणु होगा, इधर परमाणुओं की संख्या देखो, Fe का कितना है 3 है, हाइड्रोजन का कितना है 4 और 4 दूनी 8 है, ऑक्सीजन का कितना है 4 है, 4 का गुणा यहाँ करोगे, अच्छा टोटल जोड़ोगे तो 8 3 11, 11 और 4 15, टोटल परमाणु कितने हो गए 15 हो गए। इसी तरह इधर आप देखो तो Fe, इधर जो परमाणुओं की संख्या देखोगे तो इधर भी देखो तो Fe का कितना हो गया
ये हो गया 3, ऑक्सीजन का कितना हो गया 4, और इसी तरीके से ये हाइड्रोजन का 4 दूनी कितना 8, तो जोड़ दो तो 4 3 7 और 8 कितना 15। तो आप देख रहे हो दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर हो गई, यानी कि जो संतुलित समीकरण है वह आपका क्या चीज हो जाएगा, वह ये हो जाएगा। इसको यह जो है वह है असंतुलित समीकरण, ठीक है। और ये क्या चीज हो जाएगा, यह हो जाएगा संतुलित समीकरण, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। एक और भी कर लिया जाए क्या, चलिए एक और करते हैं, ठीक है, मिटाते हैं। आप लोग नोट कर लिए होंगे या वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए। चलिए एक और भी, आपकी किताब में बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं, वहां से भी आप लोग जरूर लगाएं, ठीक है, वहां से जरूर लगाएं। चलिए एक और भी देखा जाए, चेक करना है या चलिए और आगे। अब आप लोग भी अगर जिस समीकरण को भी संतुलित कराना हो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अच्छा, इसके बाद से अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है। रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, उससे पहले एक एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है और उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे ये दिया हुआ है कि CO, ठीक है, CO प्लस CO और प्लस ये दिया हुआ है H2, ठीक है, CO गैस है और क्या चीज दिया H2O दिया है, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड और जल को मिला करके सॉरी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन यानी कि अभी गैस है को मिलाया जाता है। तो यह कह रहा है कि बनता है CH3OH बनता है, ठीक है ना, मेथिल हाइड्रोक्साइड बनता है। ये जब कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का सूत्र क्या होता है CO। जब आप इसको हाइड्रोजन के साथ यानी कि हाइड्रोजन गैस के साथ मिक्स करते हैं तो जो बनता है वह क्या बनता है CH3OH, मतलब मेथिल हाइड्रोक्साइड। और ये जो होता है ये लिक्विड होता है, ये क्या होता है, लिक्विड होता है। अच्छा, एक चीज, जो समीकरण संतुलित होता है लास्ट में आपको यह भी लिखना चाहिए कि वह गैस है कि लिक्विड है या क्या है, ठीक है। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, प्रैक्टिस, ठीक है। जैसे जैसे आप लोग रासायनिक समीकरण को लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन चीज गैस है या कौन सॉलिड है, ठीक है। ये सब चीजें आपको पता चल जाएगा। जैसे अभी एक ऊपर और जो समीकरण हमने आपको बताया तो उसमें जो Fe था वो क्या चीज था, सॉलिड था, यस लिख सकते थे, ठीक है ना, इस तरीके से। चलिए अब देखो, इसको मान लिया जाए संतुलित करना है, ये संतुलित समीकरण है कि नहीं है। तो चलो इधर कार्बन कितना है चेक करते हैं। इधर कार्बन कितना है, 1 है, और 1 है ना, और कहीं तो है नहीं। ऑक्सीजन कितना है, 1 है, और हाइड्रोजन इधर कितना है, 2 है। इधर कार्बन 1 है, हाइड्रोजन कितना है, 3 है, नहीं, ठीक है। ये देखो हाइड्रोजन कितना 3 यहां है और 1 ये वाला, यानी कि हाइड्रोजन ऐसे लिखते हैं। इधर देखो इधर कार्बन का टोटल परमाणुओं की संख्या कितनी है, 1 है, ठीक। और H2 यानी कि हाइड्रोजन के टोटल परमाणुओं की संख्या कितनी है, या ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 1 है, और हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या कितनी है, 2 है, ठीक। इसी तरह इधर कार्बन के परमाणु की संख्या 1 है, ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या भी कितना है, 1 है, हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 3 यहां और 1 यहां, यानी कि कितना है, 4 है। अब देखते हैं हम ये हैं कि कार्बन का जो है वह 1 है तो इधर भी 1 है, ये तो सही है। ऑक्सीजन का 1 है और इधर भी 1 है, सही है। हाइड्रोजन का इधर 2 है और इधर कितना आ जा रहा है, ये कि यहाँ 3 यहाँ मिला के 4 है, यानी कि यह समीकरण संतुलित नहीं है, यह समीकरण संतुलित नहीं है, यानी कि हम इसको क्या कहते हैं, असंतुलित समीकरण कहेंगे। अब इसको, अच्छा इधर एक चीज और भी, आप परमाणुओं की संख्या देखो तो 1 1 2 2 4 है, और इधर परमाणुओं की संख्या 1 1 2 और 4 कितना 6, तो इधर परमाणुओं की संख्या टोटल 4 इधर 6 है, यानी कि, और नियम में क्या होना चाहिए कि दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं ये समान कैसे होगा।
तो ये तो हम जान गए कि यह क्या चीज है, असंतुलित समीकरण है। तो अब हम क्या बनाते हैं, संतुलित समीकरण। इसका हमको क्या लिखना है, संतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण क्या होगा, तो संतुलित समीकरण का मतलब ये होगा कि हमारे पास CO या अच्छा G लिखे हैं, इसका मतलब क्या कि गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, प्लस क्या H2 ये क्या है, गैस है, और ये जो मेथिल हाइड्रोक्साइड है ये क्या है, लिक्विड है, ठीक है, तरल है। अब सुनो, कार्बन इधर भी है इधर भी सही है, ऑक्सीजन भी सही था, देखे ही है। हाइड्रोजन में डिफरेंस आ रहा था, यहाँ हाइड्रोजन 2 है और इधर हाइड्रोजन टोटल 4 है। तो इस 2 को 4 बनाने के लिए हम क्या करें, अगर हम यहाँ 2 का गुणा कर दें तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी कि ये जो संतुलित समीकरण होगा वह बस केवल संशोधन क्या करना था, यहाँ आपको मल्टीपल करना था 2 का, ठीक है ना। फिर इसी तरीके से फिर हो गया, नोट भी करते रहे। एक और लास्ट देखा जाए, एक और अब लास्ट वाला देखा जाए, तो इसमें क्या आता है कि जैसे अगर मान लिया जाए कि H2 है प्लस Cl2 है, मिल करके HCl बना दिया। अब कहें कि बताओ समीकरण संतुलित है कि नहीं, तो आप बोलोगे नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर हाइड्रोजन 1 है, क्लोरीन इधर 2 है, इधर भी कितना है, 1 है। तो अब क्या करना होगा कि अगर हम यहाँ 2 का गुणा कर दें तो इधर भी अब हाइड्रोजन 2 हो गया, क्लोरीन भी 2 हो गया, तो ये संतुलित समीकरण हो गया। तो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तब तक के लिए आप लोग नोट्स बनाते रहें, वीडियो को डाउनलोड कर लें ताकि जब चाहे तब आराम से आप लोग पढ़ सकें, ठीक है। वीडियो डाउनलोड करने से ये फायदा होता है कि आप आराम से पढ़ लेंगे, नेट नहीं काम कर रहा है तो भी। और नोट्स जरूर बनाया करें, वीडियो को 1-2 बार देखें ताकि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आए। अगर कहीं से कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख दीजिए, अगले वीडियो से उसका सुधार कर लिया जाएगा। अगर थोड़ा सा कुछ मेरे लिए करना चाहते हैं तो आप लोग लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।